जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत का LUH प्रोग्राम चल रहा है ठप। क्वेटा में पाकिस्तानी सोल्जर्स पर BLA का सबसे बड़ा हमला। जम्मू कश्मीर में चल रहा है एक इंटेंस ऑपरेशन। ट्रिपल डिफेंस ने अनवील करी अपनी नई स्नाइपर राइफल। तो जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने भारतीय सेना के चीता हेलीकॉप्टर के क्रैश होने वाली रिपोर्ट को कवर किया था और जिसमें हमने ये भी बात करी थी कि भारत के जो ये चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है जो कि काफ़ी दशक पुरानी है, तो उसको अभी भी पूरी तरह से रिप्लेस होने में लगभग 8 से 10 वर्षों का समय लगेगा। और उसको रिप्लेस करने के लिए भारत का अपना स्वदेशी HAL का LUH प्रोग्राम भी है। लेकिन इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई एक बहुत ही चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें लिफ्ट डिफेंस की तरफ से बताया गया है कि ये जो LUH यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं, तो इन्होंने लगभग 3 महीनों में से एक बार भी उड़ान नहीं भरी है और पिछले 1 साल में तो इसकी उड़ान लगभग ना के बराबर रही है। यानी कि भारत की यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का जो ये प्रोग्राम है तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ठप पड़ा हुआ है। और उसका कारण जो बताया गया वो ये है कि HAL सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ जैसे कि CMI, LAC और RCMA और खुद आर्मी भी, तो इनके बीच कुछ मतभेद चल रहे हैं जिसके कारण जो टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, सर्टिफिकेशन ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑपरेशनल एक्सपेक्टेशंस हैं, कंप्लाइंस पैरामीटर्स हैं, तो इनको लेकर एक तरह का गतिरोध उत्पन्न हो गया है। बाकी इस रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी मैच्योर एविएशन इकोसिस्टम में डेवलपमेंट फेज के दौरान इस तरह की असहमति होना सामान्य बात है, लेकिन भारत के मामले में ये एक नेक्स्ट लेवल आगे चले जाता है। जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, जो असहमति है, ये एक तरह से डेडलॉक यानी कि गतिरोध में बदल जाती है और फिर उससे होता क्या है कि जो पूरा प्रोग्राम है तो उसके ही ठप्प पड़ने के चांसेस दिखने लगते हैं। और ऐसे ही कुछ LUH प्रोग्राम के साथ भी हो रहा है। और लिफ्ट की रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया कि पिछले 20 वर्षों में भारत ने अलग अलग कैटेगरी में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को खरीदा है, उनको इंडक्ट भी किया है, जैसे कि मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स MI-17V5, हैवी लिफ्ट में CH-47F शिनूक हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स में AH-64 अपाचे और भारत का अपना स्वदेशी LCH प्रचंड। इसके अलावा मैरीटाइम वर्जन में सिकोस्की का MS-60R रोमियो। लेकिन जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि आर्मी को किसी भी अन्य हेलीकॉप्टर की तुलना में फॉरवर्ड एरियाज़ पर सबसे ज़्यादा चाहिए, तो उन्हीं की जो खरीद है, उन्हीं का जो प्रोग्राम है वो सबसे स्लो चल रहा है। और यही कारण भी है कि कुछ ही समय पहले रिपोर्ट्स आई थी कि जो आर्मी है वो अपने यूटिलिटी रोल्स के लिए अब सिविलियन हेलीकॉप्टर्स को भी लीज पर लेने पर काम कर रही है। आज रविवार को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान के क्वेटा में पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रूप्स को कैरी कर रही एक ट्रेन पर BLA ने एक बहुत ही बड़ा फिदाइन हमला किया और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस हमले में पाकिस्तानी मिलिट्री के लगभग 30 ट्रूप्स की जान जाने की रिपोर्ट है और लगभग 80 से अधिक घायल भी हुए हैं। और इस हमले की जिम्मेदारी BLA ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके ली है। बाकी इससे संबंधित जो फुटेज है वो हम यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते, ऑब्वियसली यूट्यूब की सो कॉल्ड पॉलिसी के चलते, लेकिन आप उसे हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल्स पर भी देख सकते हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्रेन में केवल पाकिस्तानी मिलिट्री के सोल्जर्स ही नहीं बल्कि उनके फैमिली मेम्बर्स भी थे जो कि ईद की छुट्टी को सेलिब्रेट करने के लिए ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन जब यह ट्रेन क्वेटा में चमन पटाखे सिग्नल से पास हुई तो एक्सप्लोजिव से भरी हुई कार ने इसको हिट किया और जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिससे ट्रेन के 2 कोचेस पलट गए और उनमें आग भी लग गई। और उस रेलवे ट्रैक से लगभग 25 से 30 मीटर की दूरी पर जो अधिकतर कार्स पार्क थी तो वो भी पूरी तरह से जल चुकी हैं। और BLA का कहना है कि इस हमले को उनकी माजिद ब्रिगेड ने अंजाम दिया है। बाकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस हमले की कड़ी निंदा करी है, इसको कायरतापूर्ण कार्रवाई बताया है। वो बात अलग है कि इस तरह की कायरतापूर्ण कार्रवाई जो पाकिस्तान है वो भारत के खिलाफ भी काफ़ी समय से इस्तेमाल करता आया है। उरी, पुलवामा, पहलगाम और लिस्ट इस तरह की बहुत लंबी है। लेकिन हमारा मानना यह भी है कि इस हमले में जो पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रूप्स की जान गई है, उनकी फैमिली मेम्बर्स की भी जान गई होगी जो घायल हुए हैं, तो उसके लिए BLA से ज़्यादा पाकिस्तान की अथॉरिटीज़, पाकिस्तान की मिलिट्री खुद जिम्मेदार है। क्योंकि जिस तरह से वो कई वर्षों से बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ अत्याचार करते आ रहे हैं, उनके ही रिसोर्सेज से उनको ही दूर रखा हुआ है, तो इस तरह के दुष्परिणाम तो पाकिस्तान को कभी ना कभी भुगतने हैं ही। और पाकिस्तानी मिलिट्री की वजह से ही जो इंसर्जेंसीज हैं वो बढ़ी हैं। और इसलिए इस हमले में जिन पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई है तो उसके लिए पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ जिम्मेदार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल नवंबर में जो दिल्ली में रेड फोर्ट के पास कार ब्लास्ट वाला मामला हुआ था, तो इसी मामले की जांच के तहत NIA ने पाया है कि इस हमले में जो आरोपी हैं तो उन्होंने टेरर इंजीनियरिंग के लिए AI प्लेटफॉर्म तक का मिसयूज़ किया था। और तो और जो आरोपी है उसने रॉकेट IED को भी बनाया था और उसे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में काजीगंज फॉरेस्ट में टेस्ट भी किया था। चार्जशीट के मुताबिक इस मामले में आरोपी जसीर बिलाल वानी तो वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में 2024-25 के दौरान 2 से 3 ओकेजन्स पर यहाँ पे रहा था और यहाँ पे उसने इस कॉन्स्पिरेसी के लिए टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया था। और ये भी खुलासा होता है कि इस मॉड्यूल के पास अपना खुद का इन हाउस इंजीनियर था IEDs को बनाने, उनको इस्तेमाल करने के तरीकों के लिए। और तो और इनकी योजना में ड्रोन्स को एक्सप्लोजिव्स के साथ फिट करके उसको वेपनाइज करके कश्मीर और देश के अन्य जगहों पर जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन हैं वहाँ पे हमला करने की भी थी।
इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज रविवार को जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल बेल्ट पर एक मेजर एंटी टेरर ऑपरेशन को और भी इंटेंस किया गया और यहाँ के घने जंगलों में छिपे हुए हथियारबंद आतंकियों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का कॉन्टैक्ट भी स्टैब्लिश हुआ था। बाकी एरिया की घेराबंदी करके इस ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ संयुक्त रूप से अंजाम दिया जा रहा है। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन अभी भी एक्टिव है। आज क्वेटा में जो घटना घटी है उसके बाद से जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा विंग है तो अपने फेलियर्स से ध्यान हटाने के लिए भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा में बिजी हो गई है, जिसमें कुछ पाकिस्तानी बॉट अकाउंट से क्लेम करते हुए दिख रहे हैं कि राजौरी में भारतीय सेना के 4 सोल्जर्स की कैजुअलिटीज हुई हैं। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि इस तरह का फिलहाल अभी कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है और ना ही ऐसी कोई कंफर्मेशन कहीं से भी आई है। बाकी जो एक्चुअल न्यूज़ है वो हम पिछले अपडेट में कवर कर चुके हैं कि राजौरी के पीर पंजाल वाली बेल्ट में भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने इस एंटी टेरर ऑपरेशन को और इंटेंस किया है और जो आतंकी यहाँ पे छिपे हुए हैं तो घेराबंदी करके उनको जल्दी होरीफाइड करने की तैयारी चल रही है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत और रशिया के बीच 5वीं सब वर्किंग ग्रुप मीटिंग कंडक्ट की गई थी और जिसमें भारतीय सेना और रशिया की लैंड फोर्सेस के बीच डिफेंस टाइज को और भी मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और जो रशियन डेलीगेशन है उसने भारतीय सेना की शत्रुजीत ब्रिगेड को भी विजिट किया था। बाकी एक अपडेट है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से, जहां रविवार को यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया कि रशिया ने उनके खिलाफ हाइपरसोनिक और स्निक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। और जब से रशिया यूक्रेन के बीच इस वॉर की शुरुआत हुई है तब से लेकर अभी तक ये तीसरी बार है जब ये ऑरिस्निक मिसाइल इस्तेमाल की गई है। और बाकी इस मिसाइल ने कीव रीजन में एक सिटी को हिट किया था। हालांकि इस मिसाइल का टारगेट एग्जैक्टली क्या था तो वो अभी क्लियर नहीं किया गया है, जबकि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कंफर्म किया है कि उन्होंने ऑरिस्निक और साथ ही अन्य मिसाइल टाइप्स को भी यूक्रेन के मिलिट्री कमांड और कंट्रोल फैसिलिटीज़ पर स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया है और उनके एयर बेसिस और मिलिट्री इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को भी हिट किया गया है। लेकिन रशिया ने यह नहीं बताया कि ये टारगेट्स एग्जैक्टली कहाँ पे थे। बाकी रशिया के मुताबिक उनकी जो ऑरिस्निक मिसाइल है तो वो मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है, ये मैक 10 से अधिक की रफ्तार को अचीव कर सकती है और लगभग 3 से 4 फ्लोर नीचे भी अंडरग्राउंड बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और रशिया का यह भी दावा है कि उनकी इस मिसाइल को कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता है। भारत की प्राइवेट स्मॉल आर्म्स मेकर ट्रिपल एस डिफेंस ने अपनी एक नई वाइपर मार्क 2 स्नाइपर राइफल को अनवील किया है, जो कि पहले वाले वर्जन की तुलना में वजन में हल्की है और उसकी रेंज लगभग 800 से 1000 मीटर्स तक है। और जबकि ट्रिपल एस डिफेंस के सीईओ मिस्टर विवेक कृष्णन के मुताबिक जो ट्रिपल एस डिफेंस की वाइपर स्नाइपर राइफल है तो वो महीने भर के अंदर भारत की 2 कमाल की पुलिस फोर्सेस की सर्विस में भी शामिल होने वाली है। हालांकि वो पुलिस फोर्सेस कौन सी है उनका नाम नहीं बताया गया, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि ट्रिपल एस डिफेंस के जो वेपन्स हैं वो प्योरली मेड इन इंडिया है, यानी कि पूर्ण रूप से स्वदेशी। और इसलिए ट्रिपल एस डिफेंस की एक टैगलाइन भी है कि बॉर्न इन भारत। इसके अलावा रॉयटर्स की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिली है जिसमें इजरायली सोर्सेज के हवाले से क्लेम किया गया है, जिसमें इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने यूएस प्रेसिडेंट को बताया है कि लेबनान में जो इसराइल है वो थ्रेट्स के खिलाफ एक्ट करने के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। और ये सब तब है जब अभी हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया था कि अमेरिका और ईरान के बीच जो पीस डील है वो अधिकतर नेगोशिएट हो चुकी है और जल्द ही वे इससे संबंधित जानकारी शेयर करेंगे। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1985 में नागालैंड में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल उद्धव दास, कांस्टेबल राम अवतार और कांस्टेबल महेंद्र सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और हेड कांस्टेबल उद्धव दास को मरणोपरांत प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारतीय एयर स्पेस के ऊपर सबसे पहली सुपरसोनिक फ्लाइट को लीड करने वाले भारतीय वायुसेना के ऑफिसर का नाम क्या था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।